हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज की इस वीडियो में हम अपनी इस सीरीज़ की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में 2.0 यानी दूसरे चरण की। तो आज हम कुछ ही मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस को लेंगे। ये मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो सबसे पहले हम आज मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद है, मेरी मेहनत पसंद है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन है और ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, कानून की आत्मा, ये एक पुस्तक है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? तो मॉन्टेस्क्यू द्वारा कानून की आत्मा की रचना की गई थी। इसे इंग्लिश में कभी कभी ऐसे भी पूछ सकते हैं, द स्पिरिट ऑफ लॉ किसकी रचना है? तो आप बताएंगे कि मॉन्टेस्क्यू की थी। आपको पता है कि अब ये जो मॉन्टेस्क्यू हैं ये फ्रांस की क्रांति से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स जानते रहिए। फ्रांस की क्रांति की अगर बात करें तो 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है और लुई 16वां के शासनकाल में इसकी व्यवस्था करी जाती है। वहीं पर अगर आपसे पूछे कि फ्रांस गणतंत्र दिवस या राष्ट्रीय दिवस किस दिन को मनाता है, तो 14 जुलाई के दिन फ्रांस जो होता है वो गणतंत्र दिवस जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में या स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वहीं हम मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो फ्रांस की क्रांति में आप 3 व्यक्ति का नाम जानते रहिए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें सबसे पहला नाम आता है आपका वोल्टेयर का, दूसरा नाम आता है आपका मॉन्टेस्क्यू का, और तीसरा और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो है नेपोलियन का नाम। तो ध्यान रखते रहिएगा, ये तीनों नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कुछ फैक्ट्स जो बहुत एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे वो ये होंगे कि पहले कानून की आत्मा रचना किसकी है? द स्पिरिट ऑफ लॉ मॉन्टेस्क्यू की है, एक चीज़। दूसरी चीज़, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई, लुई 16वां के शासनकाल में हुई, और लुई 16वां जो था वो बहुत ही निरंकुश शासक था और लुई 16वां को भी देशद्रोह के आरोप में फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्र की समाधि वर्साय का भड़कीला राज दरबार था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ों को आप जानते रहिए, ठीक। आगे क्वेश्चन, लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? तो लेटर्स ऑन इंग्लिश रचना है वोल्टेयर की। वॉल्टर यहाँ लिखा है, वोल्टेयर की रचना है लेटर्स ऑन इंग्लिश। अब देखिए, अगर अभी पिछली जो भर्ती परीक्षा हुई थी उसमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक पूछा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी है, तो आपको पता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है और लेटर्स ऑन इंग्लिश वॉल्टेयर की रचना है। अब इस रचना की अगर हम बात करें, ध्यान रखिएगा, लेटर्स ऑन इंग्लिश में वॉल्टेयर ने जो एक सदी मैंने सिर्फ एक सास का जो भी निरंकुश राजा का वर्णन उन्होंने किया है एक साल में, उसमें इन्होंने लेटर्स ऑन इंग्लिश में उसका वर्णन किया है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पर एक जो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वॉल्टेयर ने इस लेटर्स ऑन इंग्लिश में केवल एक ही साल की जितनी भी घटनाएं थी, जितने भी राजा निरंकुश थे और उसका शासनकाल कैसा था, उसी का चर्चा इसलिए किया है क्योंकि उसने सिर्फ उस साल में, सिर्फ एक साल में उसने जितनी भी प्रभावित चीज़ें थी जिनसे वो स्वयं भी प्रभावित हुआ था पर उसने लेटर्स ऑन इंग्लिश लिखी है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि कभी कभी आपसे कथन से भी प्रश्न पूछा जाता है कि 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है। ये उक्ति भी किसकी है? तो ये भी वॉल्टेयर की है। तो वॉल्टेयर से आपके 2 प्रश्न हो गए। पहला हो गया कि लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? वॉल्टेयर की। 100 चूहे की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह उक्ति किसकी है? वॉल्टेयर की। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? तो 1804 में नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बना और उसने ही सबसे पहले इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि फ्रांस की क्रांति की बात करें तो 1789 से इसकी शुरुआत होती है। ध्यान रखिएगा, लुई 16वां के शासनकाल से इसकी शुरुआत होती है। लुई 16वां एक निरंकुश शासक था और देशद्रोह के अपराध में उसे फांसी दी गई थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं पर 14 जुलाई 1789 को वहाँ के क्रांतिकारियों ने बास्तिल के कारागृह के फाटक को तोड़कर वहाँ के लोग कैदियों को मुक्त किया था, इसलिए हम 14 जुलाई को फ्रांस का राष्ट्रीय दिवस के रूप में 14 जुलाई को मनाते हैं। अब लुई 16वां जो था वो सबसे ज़्यादा निरंकुश शासक था। ये मैंने सब आपको फ्रांस की क्रांति के बारे में बताया हुआ है। तो हम बताएं कि आपको एक क्वेश्चन से जितने भी फैक्ट बता रही हूँ वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि उसने इंग्लैंड को, तो आपसे ये समझिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि बनियों का देश किसे कहा जाता है? तो इंग्लैंड को कहा जाता है। और बनियों का देश इंग्लैंड को किसने कहा था? तो नेपोलियन ने कहा था। ध्यान रखिएगा। अब नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको 3 नाम पहले बताए थे, एक वॉल्टेयर, दूसरा मॉन्टेस्क्यू और तीसरा मैंने आपको नेपोलियन
नेपोलियन का नाम बताया था। अब नेपोलियन की अगर हम बात करते हैं तो ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना था। ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि फ्रांस का सम्राट कब बना, तो 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बना। ध्यान रखिएगा। इसके जो नेपोलियन की बात हो रही है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अकेला था जब वाटरलू का युद्ध हुआ, ये सिर्फ अकेला था। और वाटरलू की अगर बात करें तो मित्र राष्ट्र एक तरफ, यानी मित्र राष्ट्र में 4 से 5 देश एक तरफ, और ये नेपोलियन जो था वो एक तरफ था। वाटरलू का युद्ध हुआ 18 जून 1815 को, और इस युद्ध में उसे बंदी बना लिया गया और उसे सेंट हेलेना द्वीप पर भेज दिया गया, और वहाँ पर उसकी मृत्यु हुई। और नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरल के नाम से जाना जाता है। नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात ही ये माना गया कि जो है नेपोलियन की मृत्यु के बाद से फ्रांस का जितना भी प्रभुत्व जो था, जो वियना कांग्रेस समझौता के तहत भी दिए हुए थे, वो सभी प्रभुत्व को समाप्त कर दिया गया। यानी अगर नेपोलियन की बात करें तो उसकी मृत्यु के पश्चात ही इस बात को तय किया गया 1821 ईस्वी में। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि 1813 में क्या हुआ कि यूरोप के फिर राष्ट्रों ने मिलकर इसे लिप्जिक नामक स्थान पर हरा दिया था और उसे बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया। और यूरोप ने ये सोचा कि जो नेपोलियन है वो हार चुका है और कहीं गायब हो चुका है, लेकिन वो गायब नहीं हुआ था, बल्कि एल्बा से वो भाग निकला और पुनः फ्रांस का सम्राट बन बैठा था। तो इससे क्या हुआ था, यूरोप के राष्ट्रों में यानी मित्र राष्ट्रों में क्या होता कि नेपोलियन को हराने का एक फिर से वर्चस्व जारी था। क्यों? क्योंकि इन लोग एक बार जान रहे थे कि जब तक इसकी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक ये फ्रांस का प्रभुत्व कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, नेपोलियन से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाएगा। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री एसएसटी की अगर बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। आगे है फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1848 में। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया? 1848 में। वहीं पर अपने भारतीय संविधान की बात करें तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का निर्माण होना शुरू हुआ। यद्यपि पहली चर्चा जो थी वो बहुत पहले 1934 में भी की गई थी। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आगे है क्वेश्चन, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिस्मार्क की अगर हम बात करें तो विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। ध्यान रखिएगा। अब बिस्मार्क की अगर हम बात करते हैं तो बिस्मार्क का संबंध जो है वो जर्मनी के एकीकरण से है। क्योंकि बिस्मार्क जो है वो, अब बिस्मार्क से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं उन्हें सुनते चलिए। 23 सितंबर, डेट याद रखिएगा, 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क जो है वो प्रसा का चांसलर बना था। 1862 में जो बिस्मार्क था वो प्रसा का चांसलर बना था। और विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ था कि जो बिस्मार्क था वो इस नीति को मानता था, इस नीति को, और उसने जो जर्मनी के एकीकरण में जो सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम बात करें, या प्रसा का जो सबसे शक्तिशाली राज्य होता था, जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य प्रसा होता था, और उसने एकीकरण के लिए, और बिस्मार्क ही एक ऐसा व्यक्ति था जो प्रसा के नेतृत्व में एकीकरण करना चाहता था। क्यों? क्योंकि बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से था। क्योंकि फ्रांस में भी क्रांति हो चुकी थी और उस समय लुई 16वां का शासनकाल था। उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट आया और इस तरीके से बहुत सी चीज़ें प्रभुत्व धीरे धीरे क्या हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। तो बिस्मार्क को अगर बात करें तो वो फ्रांस से बहुत ही ज़्यादा क्या था, डर रहा था। तो इसलिए विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को बाजीगर कहा, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया था। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ फिर कथन से है, यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। यह कथन किसका था? तो जोसेफ मैज़नी का था। ये कथन जोसेफ मैज़नी का था। और जोसेफ मैज़नी जो था वो इटली के एकीकरण के लिए नाम इंपॉर्टेंट है। यंग इटली की स्थापना इसने की थी, जोसेफ मैज़नी ने, और उसने ही कहा था कि यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवकों के हाथ में दे दो। क्यों? क्योंकि जो नवयुवक है वो अपने हिसाब से और अपनी चीज़ों को जानते हुए, क्यों? क्योंकि देखिए उस समय क्या हो रहा था कि एकीकरण का दौर चल रहा था। औद्योगिक क्रांति भी क्या हो रही थी, लगभग पूरे औद्योगिक क्रांति की तैयारी हो चुकी थी। यानी लगभग अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा जो मजदूरों वर्ग का इतना ज़्यादा शोषण हो रहा था, उस पर जोसेफ मैज़नी जो था उसने बताया था कि यदि अगर एकीकरण करना चाहता है या इटली में एकीकरण है और एकीकरण ही होना चाहता है तो सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि अगर क्रांति लानी है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग जो था वो जो मजदूर वर्ग था या जो सर्वहारा वर्ग था उनकी संख्या 90% थी।
ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसने बताया कि और बाकी जो 10% के लोग हैं वो या तो उद्यमी हैं या बहुत ही उच्च व्यापारी नहीं है, या तो वो पादरी वर्ग के हैं या तो वो कुलीन वर्ग के हैं। तो ध्यान रखिएगा जो 90% है ये है सामान्य जनता। इसमें श्रमिक भी, शिल्पकार भी, शिक्षक भी, डॉक्टर भी, ये सब आ रहे थे और जो बहुत ही ज़्यादा कर भी दे रहे थे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जोसेफ मैज़नी ने ये बात को स्टेटमेंट को दिया था कि यदि समाज में क्रांति लानी है तो इस 90% के लोगों के हाथ में अगर दे दिया जाता है तो ये क्रांति ला देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन कब किया? तो 1 जनवरी 1863 को अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। दास प्रथा भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पहली चीज़ आप ये ध्यान रखिएगा, 1863 में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। उन्मूलन का मतलब क्या होता है, ध्यान रखिएगा। पहली चीज़ आप ये जानते रहिए कि अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1860 में, ठीक। अब जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति, आपको पता है कि उस समय जो एकीकरण, राज्य क्रांतियाँ और क्रांति जो चल रही थी, रूसी क्रांति, इटली का एकीकरण, जर्मनी की क्रांति, फ्रांस की क्रांति जो चल रही थी, उसमें अमेरिका का जो वर्चस्व था वो सर्वाधिक था। अब अमेरिका के राष्ट्रपति बने 1860 में अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बने तो इन्होंने अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत हो गई 1861 में। देखिए सब चीज़ को सन को एक स्टोरी की तरह समझते चलिए। पहली चीज़, अब्राहम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने? 1860 में, ठीक। 1861 में क्या हुआ? गृह युद्ध की स्थिति हुई और गृह युद्ध प्रारंभ हुआ दक्षिण और उत्तरी राज्यों के बीच में। दक्षिण राज्य जो था वो दासता के समर्थक थे और उत्तरी राज्य उसके विरोधी थे। क्या हुआ अमेरिका में, क्या होता था कि जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, तो जब राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन 1860 में जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने देखा कि गृह युद्ध की स्थिति 1861 में हुई और ये युद्ध स्थिति जो थी वो दक्षिण राज्य और उत्तरी राज्य को के बीच को लेकर हुई थी। यानी ये किसी दूसरे कंट्री के लिए नहीं थी, ये स्वयं की कंट्री में उत्तरी राज्य और दक्षिणी राज्य जो थे उनके बीच हो रही थी। दक्षिण राज्य जो थे वो दासता के समर्थक थे। जो दक्षिण के लोग थे वो सोचते थे कि नहीं, जो दासता जो बन रही है, जो दास प्रथा चल रही है वो ठीक है, हम और वो भी उनका भी मानना इस प्रकार में था कि यदि हम किसी के प्रति, जैसे हमारा जो कार्य है, उनका जो दक्षिण जो इसका समर्थक थे उनका मानना था कि यदि हमें कोई कार्य दिया जा रहा है तो हम उसके अधीन रहकर कार्य कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, बल्कि हम किसी के दास बनकर रह रहे हैं और हम अपना वर्चस्व कायम करने की वो नहीं सोच रहे थे, वो किसी के अंडर में रहकर कार्य करना चाह रहे थे, तो वो उसके समर्थक थे। वहीं पर उत्तर राज्य के जो लोग थे वो इसके प्रबल विरोधी थे। उनका कहना था कि दास प्रथा को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये आगे चलकर धर्म से जुड़ जाएगा और धर्म के बाद ये श्वेत और अश्वेत से जुड़ जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर इन दोनों में गृह युद्ध की स्थिति शुरू हुई। तो 1860 में जब ये अमेरिका के राष्ट्रपति बने अब्राहम लिंकन, तो उनके सामने 1861 में सबसे पहली ये सामने सबसे बड़ी समस्या आई, तो उन्होंने 1863 में इन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया, यानी पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। और अब्राहम लिंकन का एक और स्टेटमेंट कि प्रजातंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा भी अब्राहम लिंकन के द्वारा की गई थी। और 1865 में 1863 में उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन किया, यानी खत्म किया, और 1865 ईस्वी में उनकी मृत्यु हुई। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मृत्यु जो थी वो जॉन विल्किश बुश नाम के एक व्यक्ति ने उनकी हत्या कर दी थी। तो अब्राहम लिंकन की हत्या जो है 1865 में की थी, जॉन विल्किश बुश नामक एक व्यक्ति ने कर दी थी। अब अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति भी 1865 ईस्वी में, यानी जब इनके अब्राहम लिंकन की मृत्यु हुई तो अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति भी 26 मई 1865 को हो गई। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा प्रश्न आपकी परीक्षा में इन चीज़ों से नहीं बनेगा, ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मैज़नी को मैंने बताया था। जोसेफ मैज़नी को इटली के एकीकरण में, हमने आपको पहले बताया कि फ्रांस की क्रांति में आप 3 व्यक्ति का नाम याद रखे रहिए, उसी तरीके से आप इटली के एकीकरण में भी 3 व्यक्ति का नाम याद रखिए, जोसेफ मैज़नी, काउंट काबूर और गैरीबाल्डी। क्योंकि गैरीबाल्डी ने लाल कुर्ती नाम से एक सेना का संगठन किया था। और जोसेफ मैज़नी की बात करें तो जोसेफ मैज़नी से एक और जो प्रश्न बन सकता है वो है 1831 में इन्होंने यंग इटली की स्थापना की थी। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो जोसेफ मैज़नी ने की थी। कब की थी? 1831 ईस्वी में की थी। लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था।
तो ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए आधुनिक भारत से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है क्वेश्चन, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, और आधुनिक तुर्की की अगर निर्माता की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, और इसे अतातुर्क के उपनाम से भी जाना जाता था। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं यूरोप के मरीज़ तुर्की की। तो देखिए, तुर्की की अगर बात करें तो इसे यूरोप का मरीज़ कहा जाता है। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार-बार परीक्षा में पूछा जाता है। वहीं पर आधुनिक तुर्की का निर्माता मुस्तफ़ा कमाल पाशा को माना जाता है, और इसे अतातुर्क के नाम से, तो आपसे प्रश्न ये भी पूछ सकता है अतातुर्क के नाम से कौन विख्यात था या किसका उपनाम था? तो आप बताएँगे कि तुर्की का ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा का नाम ही अतातुर्क था। अब मुस्तफ़ा की अगर हम बात करें तो इसका जन्म जो था वो जेनेवा में, ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, जेनेवा में हुआ था। तुर्की में एकता और प्रगति समिति का गठन भी 1889 में किया गया था। अब मुस्तफ़ा कमाल पाशा की बात करें तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का जब नया गणतंत्र के रूप में हुआ तो राष्ट्रपति बना मुस्तफ़ा कमाल पाशा, इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी का संस्थापक भी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ही था, ध्यान रखिएगा इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो थे आपके प्रश्न मुस्तफ़ा कमाल पाशा से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिए। तो देखिए, ऐसे ही आधुनिक भारत से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इन क्वेश्चंस के अलावा जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ उन पर आप विशेष वर्क करिए, क्योंकि आधुनिक भारत के जो प्रश्न बनेंगे वो इन्हीं से बनेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।